हेलो दोस्तों, हम में से सब लोग ज़िंदगी में अमीर बनना चाहते हैं। सब लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा अगर आप उसको पूछोगे कि क्या आपको ज़िंदगी में पैसे की रिक्वायरमेंट है या आप ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो, तो हर कोई आपको यही बोलेगा कि उसको अमीर बनना है। लेकिन आपको पता है, बहुत से कम लोग होते हैं जो कि अपने इस चाहने को हकीकत में बदल पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैक्सिमम लोग इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं होता है। और जब तक आपके पास कोई ठोस प्लान नहीं होगा, आप ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकते हो। आप ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते हो। आप अमीर नहीं बन सकते हो, क्योंकि एक प्लान होना बेसिकली आपके पास ज़रूरी है। अब मान लो आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो जब तक आपको उसका सिलेबस पता नहीं होगा, जब तक आपको उसकी एग्ज़ाम की डेट पता नहीं होगी, उसका पैटर्न पता नहीं होगा, और जब तक आप क्या पढ़ाई करोगे उसके बारे में कुछ भी आप नहीं पढ़ सकते हो। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एक ठोस प्लान जब तक आपके पास नहीं है, आप उस एग्ज़ाम में पास नहीं हो सकते हो। बिल्कुल वही हमारे पैसों के साथ में है। हम ज़िंदगी में अमीर अगर हम बनना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ठोस प्लान होना चाहिए कि जिस प्लान से हम वहाँ तक पहुँच सकें। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से जब हम दवाई लेते हैं तो डॉक्टर क्या हमको कोई भी दवाई दे देता है? बिल्कुल नहीं। पहले वो हमारी बीमारी को पूछता है, हमारी जो टेस्ट की रिपोर्ट्स होंगी उनको देखेगा। उसके बाद वो किसी डिसीजन पे पहुंचता है कि आपको कौन सी दवाई देनी चाहिए। ये थोड़ी है कि जो पिछला पेशेंट आया था, जो दवाई उसको दी थी वही दवाई आपको दे दी। उसके लिए दवाइयाँ कुछ और थी, क्योंकि उसकी जो बीमारी थी वो दूसरी थी। आपके लिए दवाई कुछ और है, क्योंकि आपकी बीमारी जो है वो दूसरी है। तो हर किसी के अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस, हर किसी का अलग अलग वो है कि इंडिविजुअल गोल सबके अलग हैं, रिक्वायरमेंट सबकी अलग हैं। उसके आधार पे एक प्लान आपके पास होना चाहिए कि किस तरह आप ज़िंदगी में बेसिकली अमीर बन पाओ। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ही कमाल की बुक है। इस बुक के बाद आप यकीन करो कि आपका पर्सनल फाइनेंस बहुत ज़्यादा सुधरने वाला है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनका पैसा नहीं बचता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि यार हम पैसा कमाते हैं लेकिन जाता कहाँ है हमको पता भी नहीं चलता। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेविंग स्टार्ट कर दी है लेकिन उसके बावजूद भी वो सेव नहीं कर पाते हैं। तो ये सबके लिए वीडियो है बेसिकली। आप चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे आपने कमाना शुरू किया हो, चाहे आप ऑलरेडी कमा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ सेविंग कर ली हो, या फिर आप सेविंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो, सबके लिए एक वीडियो है ये कि आपको अगर अपने फाइनेंशियल गोल तक अगर आपको पहुंचना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूँ उस बुक का नाम है द वन पेज फाइनेंशियल प्लान, और इस बुक को लिखा है कार्ल रिचर्ड्स ने। कार्ल रिचर्ड्स कहते हैं कि ये पूरा प्लान जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे, आप अपने फाइनेंशियली गोल नहीं अचीव कर सकते हो। इस बुक से मैं 6 पॉइंट आपके साथ में शेयर करूंगा कि जो आपको हेल्प करेंगे पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए। आप पेन और पेपर ले लो और इसको बिल्कुल आप नोट करो कि आपको कहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, डिस्कवर व्हाई मनी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। आप पहले ये देखो कि पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले अपने आप से ये सवाल पूछो, क्यों मुझे पैसा चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं उनको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसा चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका कुछ गोल है, जैसे कि बच्चे की एजुकेशन है या बच्चे की शादी है, रिटायरमेंट है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बड़ा घर खरीदना है। तो रीज़न सबके अलग अलग हैं। आप पहले ये देखो कि क्यों पैसा आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस रखता है, किस कारण से आपको पैसा चाहिए। क्योंकि जब तक आपको अपने गोल का पता नहीं होगा, आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। तो पहले आपको ये देखना है कि आप बेसिकली ये आप अपने अंदर खोज करो कि आपके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हर किसी की क्या है कि गोल्स अलग हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स बेसिकली अलग हैं। मतलब जैसे डॉक्टर की हम कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जब तक डॉक्टर नहीं देखता है वो ट्रीटमेंट नहीं करेगा बेसिकली, उसी तरीके से आपको जब तक अपने बारे में ये पता नहीं है कि आपके गोल क्या हैं, आप क्यों पैसा कमाना चाहते हो ज़िंदगी में, जब तक आप पैसे को अपनी ज़िंदगी की ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे बेसिकली, जब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट बेसिकली ये था कि आपके पास एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान होने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप ये देखो कि पैसा आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, क्यों चाहिए बेसिकली आपको पैसा। अपना रीज़न ढूंढो पहले। दूसरे आपको क्या करना है, क्लैरिफाई, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन ईच ऑफ योर गोल। जो आपका हर गोल है उसको पहले आपको लिखना है। आपने देखा मुझे पैसे की ज़रूरत क्यों है, अब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी। शादी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, आप देखोगे तो रिटायरमेंट के लिए, अलग अलग चीज़ें हैं, मकान के डाउन पेमेंट करनी है। तो सब चीज़ें जो भी आपका गोल है
आप उनको लिखो एक कागज़ पे, जैसे कि बच्चे की शादी के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको चाइल्ड की मैरिज के लिए पैसा चाहिए, घर खरीदना है आपने, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, वैकेशन के लिए कोई आप इमरजेंसी फ़ंड आपने बनाना है, तो ये आपने लिखा। अब ये जब गोल आपने लिख दिया, अब आप इसमें ये लिखो कि कितनी अमाउंट की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत से लोग ज़िंदगी में कहते हैं कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। कितने कमाने हैं भाई? एक फिगर आपको कर लेना होगा कि अप्रॉक्स आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि स्टेप आप तभी तो उस हिसाब से उठाओगे। अब सपोज़ करो आपने कोई बिल्डिंग बना ली, तो आपको फाउंडेशन उसकी उस हिसाब से मजबूत बनानी पड़ेगी कि आपको जितनी फ्लोर उसके ऊपर आपको चढ़ाने हैं। अब सपोज़ करो कि आपने ग्राउंड फ्लोर ही बनाना है, तो उसकी बुनियाद उतनी मजबूत थोड़ी होगी कि जितनी कि आप एक 12th स्टोरी बिल्डिंग की बुनियाद को बनाओगे। तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो आपको अपने गोल को लिखना है, कितने पैसे की बेसिकली आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ये अमाउंट आपको लिखनी है, और कब पड़ने वाली है, कितने सालों में पड़ने वाली है, ये भी आपको लिखना है कि बच्चे की शादी के लिए कितना टाइम है, रिटायरमेंट के लिए कितना टाइम है, वो आपको बेसिकली लिखना है। और हर चीज़ के आगे जब आप कंप्लीट लिखोगे, मान लो चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको जो है वो 50 लाख की ज़रूरत है बेसिकली, और कितने सालों में ज़रूरत है, मान लो आपको कि 10 सालों में ज़रूरत है। इसी तरीके से चाइल्ड मैरिज है, आपने कहा जी 20 साल है अभी जो है बच्चे की शादी के लिए, और मुझे जो है इसके लिए कम से कम 70-80 लाख रुपए मुझे इसके लिए जो है चाहिए। इस तरीके से आपकी जब ये कंप्लीट लिस्ट बन जाएगी, ये आपको कंप्लीट लिखना है बेसिकली। अब गोल आपने अपने कंप्लीट लिख दिए सारे के सारे कि किस चीज़ में आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितने साल बाद रिक्वायरमेंट है, और कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, ये आपने सारा लिख दिया। अब आपको बनानी है भाई अपनी एक बैलेंस शीट, यानी कि अब बैलेंस शीट कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स रखना है आपने इसको। बैलेंस शीट आपको अपनी ये बनानी है कि आप अभी कहाँ पर हो। अभी पहले आप ये देखो, अपना 2 कॉलम आपको अपने बनाने हैं, एक एसेट्स और एक लाइबिलिटीज़। एसेट्स मतलब वो चीज़ कि जो चीज़ें आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और लाइबिलिटीज़ मतलब वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। एसेट्स में आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपने चाहे स्टॉक्स हैं आपके, या म्यूचुअल फंड्स हैं, या आपके गोल्ड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, सेविंग्स हो गई आपकी, जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट में है, एफडीज़ हैं आपके नाम पे, तो वो बेसिकली आपको इसमें रखनी है। प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, जितने भी आपके नाम पे फ्लैट हैं, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या घर हैं, वो आपको इसमें रखने हैं। लाइबिलिटीज़ में मॉर्टगेज हो गया एंड डेट, यानी कि जो कर्ज वगैरह आपने देना है, जो देनदारी है बेसिकली आपकी, तो वो आपकी आ गई लाइबिलिटीज़ में। और एसेट्स में आ गया आपका इन्वेस्टमेंट। अब एसेट्स में से आपको लाइबिलिटीज़ को माइनस करना है, वो आ गई आपकी नेटवर्थ, यानी कि आप अभी यहाँ पर हो बेसिकली। अब मान लो आपके जो एसेट्स है सारी, वो टोटल मान लिया आपकी आती है, अगर मान लिया 3 लाख रुपए अगर आपकी आती है, तो उसमें से जो है अब आपने क्या करना है, अब जो लाइबिलिटीज़ है, मान लो लाइबिलिटीज़ आपकी जो है वो 2.5 लाख की आपके ऊपर जो है वो लाइबिलिटीज़ है, तो अब आपकी जो नेटवर्थ बची वो 3 लाख में से हम 2.5 लाख को माइनस कर देंगे, तो आपके पास सिर्फ 50,000 की नेटवर्थ है आपके पास। तो इस तरीके से आपको अपनी एक नेटवर्थ निकालनी है कि कितनी आपकी नेटवर्थ है। ये आपने कर लिया, बैलेंस शीट आपने बना ली। अब आपको क्लियर पिक्चर हो गई आप अभी कहाँ पर हो, क्योंकि आपको पहुंचना कहाँ है उसके लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है ना, आप अभी कहाँ पर हो। अब मान लो जैसे कि आपको कोई रास्ता ढूंढना है, आपको कहीं बीच रास्ते में हो, आपको कहाँ पहुंचना है, तो आप पहले ये देखोगे आप अभी कहाँ पर हो, यहाँ से मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। तो अब आपने अपनी नेटवर्थ निकाल ली, अब आपके लिए आसान होगा कि आपको आगे कहाँ जाना है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रैक व्हाट यू स्पेंड यूजिंग बजट। आपका जो भी खर्चा होता है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, उसका आपको एक बजट बनाना है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो बजट के नाम से डर जाते हैं, ये बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स होगा। कुछ नहीं है भाई कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल रखना है आपने इसको। कितना पैसा आपका आ रहा है, कितना पैसा आपका जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए आपका पैसे का एक एक रुपया कहाँ जा रहा है। लोग ऐसे हैं जो महीने के लाखों कमा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है उनका खर्चा कहाँ हो रहा है। महीने के आखिरी में उनकी जेब में कुछ भी नहीं बचता है, बल्कि अगर महीने का आखिरी तो छोड़ो, उनकी सैलरी 25 तारीख को या 20 तारीख को ही उनकी सैलरी खत्म हो जाती है, जबकि लाखों वो कमा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ट्रैक करो अपने खर्चे को बेसिकली, आप एक बजट बनाओ। बजट के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, 2 कॉलम बनाओ, एक इनकम एक एक्सपेंसेस। इनकम में जो आपकी सैलरी है, रेंट आ रहा है आपको किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी से, या आपको डिविडेंड मिल रहा है स्टॉक से, या फिर अदर इनकम जो भी आपकी हैं, आप कोई पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, आपको ट्यूशन्स पढ़ाते हो, तो जो भी आप काम करते हो, जो भी आपकी इनकम है, सारी आपने इनकम के कॉलम में लिखनी है। दूसरे नंबर पे आता है एक्सपेंसेस, यानी कि जिसमें ग्रॉसरी हो गया, टेलीफोन का बिल है, बच्चों की फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस, स्कूल की फ़ीस है, ट्रांसपोर्ट है, और भी जो भी खर्चा आपका है महीने का एक्सपेंसेस, वो आपको डालने हैं एक्सपेंसेस में। अब आप ये देखो कि कहीं आपकी इनकम कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपनी इनकम से कम पे जीना सीखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लोगों के ऐसी हैं जिनके महीने की इनकम 1.5 लाख आ रही है, लेकिन उनके खर्चे 2.5 लाख पहुँच रहे हैं, या 1,50,000 की इनकम है, खर्चे 1,80,000 रुपये, तो 30,000 रुपये क्या करने हैं, वो क्रेडिट कार्ड वगैरह से वो कर्जा ले रहे हैं फिर। तो इस चीज़ से आपको बचना है।
एक्सपेंसेस आपने अपनी ट्रैक कर ली। अब आता है पांचवा पॉइंट जो है सेव एज मच यू कैन। जितना हो सके आप उतना पैसा बचाओ। ये आपको सेव करना है ज़िंदगी में। पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, आपके भविष्य के लिए पैसा बचाना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है, सेव अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ योर इनकम रेगुलरली। यानी कि अपनी इनकम में जैसे ही आपकी इनकम मिली, सबसे पहले पे योर सेल्फ। अपने आप को सबसे पहले पे करो। आपकी इनकम आई 10%, एक मान लो आपने सेट कर लिया, हो सकता है आप 15 भी कर सको, 20 भी कर सको, जो भी आप एक निश्चित आपकी जो है वो अलाउ करती हो आपकी स्टेटस आपको। तो आपने क्या किया, 10% सेव किया। मान लो 50,000 आपकी इनकम आई, 10% ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में चला गया। यानी कि 5,000 रुपये हर महीने अपने आप वहाँ चला गया। वो आपको छेड़ना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका सेविंग अकाउंट है। जो भी आपका 90% पैसा बचता है वो पैसे में आपको अपने सारे खर्चे चलाने हैं। तो ये सबसे पहले आपको ये करना है कि खुद को पे करना है। बेसिकली हम लोग खर्चे कर लेते हैं पहले, तब जो पैसा बचता है उसको बचाते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है। हमको पहले क्या करना है, सेव करना है। जो भी बचे, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ऑटोमेट द प्रोसेस। ये जो सेविंग की प्रोसेस है इसको आपको ऑटोमेट करना है। यानी कि हर महीने मैं फ़ोन पे से मैनुअली ट्रांसफ़र करूँगा। अपने बैंक में आपने लॉगिन किया, नेट बैंकिंग में, वहाँ से आपने जो है स्टेटस एक अपना सेट कर दिया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कि हर महीने इतनी तारीख को मेरे अकाउंट से इतना पैसा इस वाले अकाउंट में चला जाएगा। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस चलती रहेगी। आपके बिहाफ पे आपका बैंक काम करता रहेगा। आप भूल भी जाओ तो भी आपका बैंक काम कर देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अर्न मोर, स्पेंड लेस। अब जितना बचा सकते हो पैसा, ज़्यादा सेव भी कर सकते हो, लेकिन क्या है, अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो उसमें आप एक कम सेविंग कर पाओगे। तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है। आपके पास कुछ ना कुछ स्किल्स होंगी, कोई टैलेंट होगा आपके पास, उसको आप यूज़ कर सकते हो। कोई फ्रीलांसिंग काम आप कर सकते हो, आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, आप अगर वीडियो एडिटिंग अगर आप कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो, बहुत सारे काम है बेसिकली। आप उन कामों को करके अपनी इनकम को बेसिकली आप बढ़ा सकते हो। तो इनकम बढ़ाओ, खर्च कम करो, ये गोल्डन रूल आपको याद रखना है। स्टे अवे फ्रॉम डेट या क्रेडिट कार्ड डेट। कर्ज से आपको दूर रहना है, क्योंकि कर्ज आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। ये आपके जो फाइनेंशियल गोल जो आपने बनाए हैं ये इतने सारे, ये बेसिकली पूरे होने ही नहीं देगा अगर आप कर्ज के जाल में फंस गए। तो इसलिए कर्ज से आपको दूर रहना है। क्रेडिट कार्ड बहुत लुभावने ऑफर्स और ईएमआई के जो जाल हैं उसमें हम फंस जाते हैं कि हम बस कोई भी चीज़ हमको ईएमआई में मिल रही है तो हम ले लेते हैं। आईफोन हमको 80,000 रुपये का ईएमआई में मिल रहा है, हम ईएमआई में ले लेते हैं। लेकिन ये आपको पता नहीं कि आप जाल में फंसते जा रहे हो कर्ज के। तो आपको इस चीज़ से बेसिकली दूर रहना है। एक इमरजेंसी फंड आपको अपने लिए बनाना है। कभी भी अगर आपकी जॉब चली गई या कोविड जैसे हालात हो गए या दूसरी चीज़ें अगर हो गई, कुछ भी कभी भी ऐसे हो सकता है, तो आपके पास कम से कम आपका 1 साल का बैकअप होना चाहिए। जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, मान लो अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो 30,000 रुपीज़ हैं, तो 12 महीने का खर्चा यानी कि 3,60,000 रुपये ये आपके एक बैंक अकाउंट में एफडी के रूप में आपके पास ये होना चाहिए कि जब कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस इमरजेंसी फंड से बेसिकली आप अपना खर्चा बेसिकली चला सको, आपको प्रॉब्लम ना आए वहाँ पे सर्वाइवल करने के लिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके की जॉब चली गई और उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा अपने घर को चलाने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इमरजेंसी फंड आपको ज़रूर बनाना है। वो भी प्रोसेस आपको ऑटोमेट करनी है कि आपका बैंक अकाउंट से इतना पैसा हर महीने आपके इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में जो है वो चला जाए। तो ये आपको करना है। अब आते हैं छठे पॉइंट की ओर, यह इन्वेस्ट एंड क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब आती है जब आपने सेविंग कर ली, इनकम अपनी बढ़ा ली, तो भाई उस पैसे को इन्वेस्ट करो। क्योंकि खाली सेविंग करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 3% का, जबकि अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ से आपको 10% या भी उससे भी ऊपर का रिटर्न जो है आपको मिल सकता है। तो महंगाई 7-8% की है और अगर आपका बैंक आपको 3% का इंटरेस्ट दे रहा है तो आपके पैसे की वैल्यू और कम हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पैसे को इन्वेस्ट जरूर करना है। अब इन्वेस्ट कहाँ करना है, देखिए सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट जो है वो बेसिकली पूरा रिसर्च का गेम है, स्पेकुलेशन का गेम नहीं है। डोंट डू स्पेकुलेशन। लोग क्या करते हैं, लोग एक उम्मीद करते हैं कि ये शेयर ऊपर जाएगा। किस बेस पे जाएगा, कोई फंडामेंटल्स, कोई टेक्निकल्स, कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, ये कोई नहीं देखता है। सिर्फ अपने नाम सुन लिया कि ये कंपनी है, इसका शेयर भविष्य में ऊपर जाएगा। आपने यूट्यूब पे वीडियो देख ली, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं से भी आपको कोई टिप मिल गई, किसी फ्रेंड ने आपको बता दिया, आपने वो शेयर खरीद लिया। ऐसे में तो आपके पैसे डूबेंगे भाई। तो इसलिए आपको रिसर्च करनी है पहले, किसी कंपनी का शेयर ऊपर क्यों जाएगा। देखो कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो बिजनेस करती है बेसिकली। तो बिजनेस अगर ग्रोथ करेगा तो कंपनी का शेयर में ग्रोथ दिखाई देगी। बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा तो कंपनी के शेयर में प्रॉब्लम आएगी। मान लो कोई कंपनी है, अब उस कंपनी का मैनेजमेंट ही अगर अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी है सपोज करो, लेकिन मैनेजमेंट कंपनी का अच्छा नहीं है बिल्कुल भी,
तो भाई वो तो क्या होगा लंबे समय में, 2-4 साल हो सकता है वो शेयर ऊपर चढ़ भी जाए, लेकिन उसके बाद वो नीचे आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो उसका असर कंपनी के उसमें दिखेगा। जो कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे नहीं आएंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं बिकेंगे, कंपनी की मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को लुभावने ऑफर के द्वारा कितने दिन तक आप अपने पक्ष में रख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए आपको प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है बेसिकली, कि किसी कंपनी का स्टॉक क्यों ऊपर जाएगा, वो उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी की मार्केट में डिमांड कैसी है, उसके प्रोडक्ट ऐसे कैसे प्रोडक्ट हैं जो भविष्य में भी जिनकी डिमांड रहेगी, लोग उन प्रोडक्ट को पसंद करते हैं क्या। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, तब आपको बेसिकली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। पूरी रिसर्च आपने की, अब है इन्वेस्ट लाइक अ साइंटिस्ट, यानी कि आपको जो इन्वेस्ट करना है वो एक साइंटिस्ट की तरह बेसिकली क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। यानी कि साइंटिस्ट के पास जब कोई प्रॉब्लम आती है या कोई टॉपिक उनके सामने होता है, वो पूरी रिसर्च करते हैं उसके पास, तभी किसी निष्कर्ष पे वो पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्पेकुलेशन के बेस पे उन्होंने बस तुक्का मार दिया बस खाली, वो पूरी रिसर्च करते हैं उसकी, तब किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो यही आपको उसके साथ में करना है, पूरी रिसर्च करनी है, तब जाके बेसिकली आप एक कंपनी फाइंड कर पाओगे कि मुझे इन्वेस्ट करना है। और उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है अपना सारा पैसा किसी एक कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपको मार्केट की बिल्कुल समझ नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप चुपचाप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है जिसमें भारत की टॉप की 50 कंपनियां हैं, आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दो। अगर हम पिछले दशकों की बात करें तो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड ने 10% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं, 12% 13% के तक के रिटर्न इंडेक्स फंड ने दिए हैं। तो आप अच्छा खासा अपना जो है वो कॉर्पस यहाँ से जनरेट कर सकते हो अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म का गोल है। अगर लेकिन स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होता है कि भाई अगर आपका 1-2 साल 4 साल 5 साल के अगर गोल है तो मार्केट से आपको फिर तो दूर रहना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपका गोल है, 10 साल के बाद के अगर आपके गोल है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर स्टॉक्स में आपकी रिसर्च अच्छी है, आप अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो, तो आप बेसिकली स्टॉक में भी अपना इन्वेस्ट को कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर रिसर्च के साथ, किसी के कहने पर आपको नहीं करना है। आप इन्वेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे स्टॉक्स एंड एसेट क्लास। अगर आप जो है क्या करते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो एक ही शेयर में अपना सारा पैसा आपको नहीं लगाना है। आपको एक जो है बास्केट बनानी है जिसमें कि अलग अलग शेयर हों, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के हों। ये भी ना हो कि एक ही इंडस्ट्री के सारे शेयरों में आपने पैसा लगा दिया। अलग अलग इंडस्ट्री के, आपने आईटी में है, आपने आईटी में पैसा लगाया, आपने एफएमसीजी में पैसा लगाया, आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाया, आपने बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, तो हर सेक्टर में। तो इसी तरीके से हम अगर निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें हर सेक्टर है मोस्टली, इसीलिए इंडेक्स फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उसमें हर सेक्टर कवर होता है, हर सेक्टर की उसमें कंपनियां होती हैं। 50 कंपनियां, भारत की टॉप दिग्गज 50 कंपनियां हैं। कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो वो ऑटोमेटिक इंडेक्स से बेसिकली बाहर हो जाती है। तो इंडेक्स इस बात का ध्यान अपने आप रखता है कि वो कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको वो बाहर करता है, तो आपका पैसा उससे हटकर दूसरी कंपनी में लग जाता है जो कि इंडेक्स में आ जाती है। तो इंडेक्स अपने आप छटनी करता रहता है। तो अगर आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, आप कोई जॉब करते हो, तो आप इंडेक्स फंड में चुपचाप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर लो, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब है कीप योर कॉस्ट लो। आप लो कॉस्ट अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, मान लो सपोज करो उसमें आपको कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा लग रही है। जैसे अगर आप बात करो कि इन्वेस्टमेंट के ऐसे भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनमें कि बहुत सारा पैसा जो है वो ब्रोकरेज वगैरह में उनका चला जाता है, तो वहाँ पर तो बेसिकली आपका रिटर्न कम हो जाता है। अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो उसमें बहुत कम एक्सपेंस रेशियो होता है क्योंकि वो पैसिवली मैनेज फंड होता है। तो आप चाहो तो उसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें आपको क्या है, रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा और उससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम रहेगा। इसके बाद है कि अंडरस्टैंड रिस्क एंड रिवार्ड, कि जैसे स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन स्मॉल कैप में पैसे को इन्वेस्ट करके उनको रिटर्न तो ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। और स्मॉल कैप की जो कंपनियां हैं बहुत कम कंपनियां होती हैं उसमें से जो लार्ज कैप में कन्वर्ट हो पाती हैं। तो आपको ये भी देखना है कि जहाँ ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिटर्न अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ रिस्क भी ज़्यादा है फिर। तो अब आपको अपने अपने रिस्क को समझना है कि आप कितना रिस्क आप ले सकते हो बेसिकली। अब इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें तो इंडेक्स फंड में बेसिकली आपका एक जो रिटर्न मिलते हैं वो एक एवरेज रिटर्न मिलते हैं, मतलब मार्केट की जो एवरेज है 12% की वो आपको रिटर्न मिलेंगे। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन वो इतना वोलेटाइल होता है कि पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है उसको सहन करने का, तो आप बेसिकली वहाँ नुकसान कर जाओगे आप। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखने की बेसिकली ज़रूरत है कि कितना रिस्क और रिवार्ड। तो रिटर्न ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है, तो कितना रिस्क आप ले सकते हो, आपको अपने रिस्क को समझने की ज़रूरत है। इसके बाद है बाई जस्ट इनफ इंश्योरेंस टुडे। फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए अपनी फैमिली का।
पूरा फैमिली फ्लोटर प्लान आपको लेना है और इतना इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए कि अगर कभी कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए तो हॉस्पिटल में आप अपने परिवार का इलाज जो है या अपना इलाज बड़ी मतलब सही तरीके से आप इलाज करवा सको, अच्छे अस्पताल में आप इलाज करवा सको। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना है। दूसरी बात आती है टर्म प्लान की। टर्म प्लान आपको बहुत ज़रूरी है लेना। जो फैमिली के अर्निंग मेंबर होते हैं उनका टर्म प्लान आपको ज़रूर लेना चाहिए कि कभी ऐसी नौबत ना आए, अगर मान लिया कि जो फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं उनको अगर कुछ हो गया तो जो उनके नॉमिनी होते हैं उनको एक अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दे दी जाती है कि जिससे कि वो अपना खर्चा चला सकें। अदरवाइज़ उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना उस समय करना पड़ जाता है कि जब उनके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं होता है। तो इसलिए टर्म प्लान लेना बहुत ज़रूरी है। तो 2 इंश्योरेंस आपको ज़रूर लेने हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म प्लान। नेक्स्ट है कि ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपने डिसाइड किया इतने पैसे मैंने हर महीने म्यूचुअल फंड में डालने हैं, तो आपने उतना पैसा आपने हर महीने म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिक कर दिया। आपकी एसआईपी के माध्यम से उतना पैसा आपका कट जाएगा। इंडेक्स फंड में आपने कोई पैसा डाला तो वो इंडेक्स फंड में आपका पैसा उतना ऑटोमेटिक एसआईपी में कट जाएगा। गोल्ड में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपका उतना पैसा वहाँ चला जाएगा बेसिकली। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेसिकली क्या करना चाहते हो। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखा कि जैसे कि आप सबसे पहले ये पूछो अपने आप से कि आपको पैसे की ज़रूरत क्यों है। दूसरे नंबर पे अपने गोल को लिखो। आप जो भी आपके गोल हैं सारे गोल आपको जो है वो लिखने हैं। एक आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी है जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी नेटवर्थ अभी कितनी है, अभी आप कहाँ पर हो। आपको क्या करना है, अपने जो स्पेंडिंग्स हैं उनको आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है। एक बजट आपको बनाने की ज़रूरत है। इनकम और एक्सपेंसेस को आपको ट्रैक करना है, कितना पैसा आपका कहाँ जा रहा है। जितना हो सके उतना आपको बेसिकली पैसा सेव करना है और आपको इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। एक ही एसेट क्लास में सारा पैसा आपको नहीं लगाना है कि आपने स्टॉक्स में पैसा लगा दिया, सारा पैसा आपने स्टॉक में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में लगा सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया। आपको स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड हो गए, तो गोल्ड हो गया, तो प्रॉपर्टी हो गई, इस तरीके से अलग अलग एसेट क्लास में अपने पैसे को एक डाइवर्सिफाइड आपको करना है ताकि अगर कभी कोई एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो दूसरी एसेट क्लास से उसकी भरपाई हो सके। जैसे कभी हमने देखा है कि गोल्ड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वहाँ इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। कभी कभी इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती है लेकिन गोल्ड वहाँ अच्छा परफॉर्म करता है। रियल एस्टेट बेसिकली अच्छा परफॉर्म करता है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करती हैं। तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है जिसमें आपका पैसा हर प्रकार की एसेट क्लास में लगा हुआ हो। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में।